नमस्कार। आज 15 अगस्त है। हमारी स्वतंत्रता का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता पूर्ण मायनों में तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि मनुष्य गलत विचारों से, भ्रम से, गलत परंपराओं से मुक्त न हो पाए। तो हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे भ्रम आज बना दिए गए हैं, ईजाद कर लिए गए हैं और उन भ्रम के बंधनों में बहुत सारे लोग कैद हैं। उन्हीं में से एक बंधन है काल सर्प योग का भ्रम। तो आज हम काल सर्प दोष का जो भ्रम है, इस पर बात करेंगे। इसे तोड़ने के संबंध में विचार करेंगे। तो पहले तो ये कि काल सर्प दोष अभी 70-80 वर्ष पहले ही ईजाद किया गया है हमारे आधुनिक तथाकथित ज्योतिषी और पंडितों ने। इसके पहले हमारे शास्त्रों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष विद्या को लिखा है, ईजाद किया है, जैसे ऋषि पराशर, ऋषि जैमिनी, अन्य भी कई लोग हैं। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ऋषि मुनि ने, किसी भी ज्योतिषी ने काल सर्प योग का कोई वर्णन कहीं भी नहीं किया है। तो ये काल सर्प दोष ये आज के ज्योतिषी और पंडितों की देन है। तो काल सर्प योग है क्या, ये कहते क्या है काल सर्प योग के बारे में, ये बनता कैसे है? इनका कहना यह है कि यदि किसी कुंडली में काल सर्प दोष है तो तरह तरह के दोष, तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होती हैं। धन से संबंधित समस्या आएगी, संतान से संबंधित समस्या आएगी, भाग्य बुरी हो जाएगी, स्वास्थ्य बुरा होगा, अपमान होगा, यानी कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। काल सर्प दोष ऐसा दोष बताया है जो जीवन ही पूरा बर्बाद कर देता है, ऐसा इनका कहना है। इस काल सर्प का इन्होंने बना तो दिया, इसे ईजाद तो कर दिया, लेकिन इसके पक्ष में इनके पास किसी भी तरह का कोई ठोस तर्क नहीं है। तो काल सर्प योग क्या है? सबसे पहले एक काल सर्प दोष बनाया गया था और वो था कि यदि राहु और केतु के बीच में यदि शेष 7 ग्रह आ जाएं तो उसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। जैसे राहु यहाँ लग्न में स्थित है, तो कोई भी ग्रह, दूसरा कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ नहीं होना चाहिए और ना ही राहु के पीछे हो या केतु के पीछे हो, क्योंकि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल हमेशा ये वक्री चाल में रहते हैं, वक्री चाल से चलते हैं, यानी उल्टी चाल। राहु ऐसे चलता है, अगर लग्न में है तो ये द्वादश भाव में जाएगा, एकादश में, दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, इस तरह से चलते हैं ये।
ग्रह, जबकि दूसरे शेष ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। वो ऐसे चलेंगे, यदि यहाँ पर राहु स्थित कोई भी ग्रह स्थित है लग्न में, तो वो द्वितीय में आएगा, फिर तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम, षष्ठम, सप्तम, इस तरह से चलेंगे। लेकिन राहु केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो जो काल सर्प योग का गठन किया गया था उसमें यह बताया गया था कि यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। तो राहु और केतु के बीच का अर्थ यह है कि चूंकि राहु घड़ी की सुई की दिशा में चलता है तो सारे ग्रह इधर होने चाहिए, द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम, बस यहाँ सारे ग्रह, 7 ग्रह यहाँ आ जाने चाहिए। केतु के साथ भी कोई नहीं होना चाहिए, राहु के साथ भी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ काल सर्प दोष जो सबसे पहले बनाया गया था, ईजाद किया गया था। कुछ वर्षों के बाद फिर दूसरा काल सर्प योग भी बना दिया गया। अब यदि केतु और राहु के बीच भी यदि कोई ग्रह हैं इधर, तो इसे भी लोग अब काल सर्प दोष बोलने लगे हैं। और इतना ही नहीं, तो पहले इन्होंने जो काल सर्प दोष बनाया, इसके कुछ वर्षों के बाद फिर उसमें कुछ अन्य ज्योतिषी और पंडितों ने संशोधन किया कि ऐसे तो बहुत कम लोग हमारे दायरे में आते हैं, तो शेष लोग हमारे दायरे में कैसे आएं, उनसे कैसे हम पैसा कमाएं, क्योंकि सबकी कुंडली में तो ऐसा होता नहीं है। तो शेष जो लोग बच रहे हैं उनके बारे में विचार किया इन्होंने। और फिर इसके बाद केतु से राहु के बीच में भी यदि ग्रह हैं तो उसे भी काल सर्प दोष बता दिया गया। फिर यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद फिर इसकी 3 श्रेणियां विभाजित कर दी गई: पूर्ण काल सर्प दोष, अर्ध काल सर्प दोष और आंशिक काल सर्प दोष। अब तो लोग ऐसा भी करने लगे हैं, चूंकि आम जनता को, पब्लिक को कुछ भी जानकारी नहीं है ज्योतिष की, तो अब आपका ग्रह, कहीं भी कोई भी ग्रह बैठा हो, ये कह देते हैं आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है। और जब तक आप अनुष्ठान नहीं करवाएंगे तब तक आप बर्बाद ही रहेंगे। आगे आने वाला समय आपका बहुत बुरा होने वाला है। हो सकता है कि आप आत्महत्या कर लें, आपका सारा बिजनेस चौपट हो जाए या नौकरी छूट जाए। तो इस तरह से डरवाया जाता है अनुष्ठान के नाम पर और फिर उपाय के नाम पर। तो पूर्ण काल सर्प दोष, अर्ध काल सर्प दोष और आंशिक काल सर्प दोष। इसके बाद इनकी यात्रा फिर आगे और बढ़ी और फिर इन्होंने राहु काल सर्प दोष को 12 भागों में विभक्त कर दिया। अब 12 तरह के काल सर्प दोष इन्होंने बना दिए। तो इनका कहना यह है कि यदि यहां राहु केतु के बीच में यदि 7 ग्रह आ गए तो फिर वो काल सर्प दोष होता है और तमाम तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इन 2 ग्रहों ने मिलकर, वस्तुतः ये एक ही ग्रह है, एक ग्रह के 2 भाग हैं, तो इस एक ग्रह ने या 2 ग्रह ने मिलकर के शेष 7 ग्रहों को बंधक बना लिया है। अब यदि राहु केतु है आपकी कुंडली में तो फिर इनका कहना यह है कि अब ये शेष 7 ग्रहों की बात नहीं करते हैं,
ये कहते हैं अब कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वह बुरा होगा जब तक कि आप अनुष्ठान या उपाय ना करवा लें। तो इसका मतलब यह है कि इन 2 ग्रहों ने मिलकर शेष 7 ग्रहों को या तो न्यूट्रल कर दिया है या बंधक बना लिया है। जबकि इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। ये काल सर्प दोष पूरी तरह से मनगढ़ंत दोष है। इसका उद्देश्य केवल लोगों को डरवा करके पैसा कमाना है, अनुष्ठान के नाम पर, उपाय के नाम पर। यदि ऐसा होता तो फिर शेष अन्य ग्रहों की जरूरत क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने 9 ग्रह बनाए, तो फिर उनकी जरूरत क्या है? केवल राहु केतु को रख देते, फिर उसमें भी कुछ और श्रेणियां बना देते, अच्छा काल सर्पयोग और बुरा काल सर्पयोग, राजयोग काल सर्पयोग और दुष्ट काल सर्पयोग, ऐसी भी श्रेणियां बना सकते थे। तो शेष 7 ग्रहों की जरूरत क्या है? तो ये काल सर्पयोग इनका मनगढ़ंत काल सर्पयोग है। इससे किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। एक कुंडली है, इसमें पूर्ण काल सर्पयोग है। ये कुंडली है, इस कुंडली का विश्लेषण मैंने फेसबुक ग्रुप में दिया था और उस पोस्ट का नाम है भाग्यहीन। इसमें पूर्ण काल सर्पदोष है। इन तथाकथित ज्योतिषियों या पंडितों के अनुसार, क्योंकि सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में हैं, तो यह पूर्ण काल सर्पदोष है। ये सज्जन अपने जीवन में कुछ कर नहीं सके, बर्बाद ही रहे पूरे जीवन भर। हालांकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, नीचे से उठकर बहुत ऊंची पोस्ट पर भी रहे हैं। उनका नाम पहले भी था, आज भी है, लेकिन इनके पास धन नहीं रह सका, तो आर्थिक मामलों में ये हमेशा बर्बाद ही रहे। तो ये पंडित और ज्योतिषी कह देंगे कि काल सर्पयोग है इसलिए, जबकि मैंने उस पोस्ट में पूरी तरह से विस्तार में मैंने दशा अंतरदशा सहित सब कुछ बताया है कि कब क्या क्या क्यों हुआ। जैसे राहु यहां 12 भाव में स्थित है, तो सीधी सी बात है कि राहु अपने राशि का फल देते हैं। तो राहु का राशि यहां पर मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो बुध का फल देगा। बुध तृतीय भाव का भी स्वामी है, तृतीय और 12 भाव का स्वामी बुध है, इसलिए राहु तृतीय और 12 भाव का फल देगा। यानी दोनों ही बुरे भाव हैं, तो राहु बुरा भाव फल देगा। बुध 10th भाव में आकर बैठा है, तो 10th भाव का फल भी राहु करेगा, यानी नौकरी व्यवसाय भी देगा या नौकरी व्यवसाय से अलग करेगा। बुध पर शनि की दृष्टि भी है। शनि जो इस कुंडली का अष्टमेश यानी सबसे बुरा ग्रह है, और फिर वो अष्टम में स्थित भी है, तो अष्टम की बुराई भी यहां डाल रहा है बुध पर, गुरु पर और सूर्य पर। तो राहु अगर 12 भाव में है या तृतीय में, षष्ठ में, अष्टम भाव में है, और यदि वो कहीं किसी भी तरह से पीड़ित हो गया है, तो निश्चित रूप से वो बुरा फल देगा। यदि वो केंद्र या त्रिकोण में भी राहु केतु हों, और यदि शनि या मंगल के द्वारा पीड़ित हों, तब भी
राहु केतु बुरा फल देंगे। और राहु केतु की ही बात नहीं है, कोई भी ग्रह यदि पीड़ित है, बुरे भाव में स्थित है, तो निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। और फिर राहु केतु तो नैसर्गिक रूप से भी पापी और क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, जैसे मंगल और शनि। तो यहां पर राहु ने, जब राहु की महादशा थी तो राहु ने अपना फल दिया। राहु के बाद गुरु की महादशा आई 16 वर्षों की। गुरु की महादशा राहु से अच्छी रही, लेकिन गुरु की महादशा में भी ये बर्बाद ही रहे। और उसका कारण क्या है? गुरु कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी बनता है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, छठा भाव अभाव का भाव है, हानि का भाव है, संघर्ष का भाव है, शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है। तो गुरु यदि षष्ठेश नवमेश है तो फिर छठे और नौवें भाव का फल करेगा। लेकिन यहां पर ये गुरु अस्त भी है, सूर्य के पास ये गुरु अस्त है। तो अब गुरु अस्त होने से कमजोर है, फिर ये गुरु छठे भाव का स्वामी भी है, और तीसरा कि अष्टमेश शनि की दृष्टि भी गुरु पर है। तो गुरु यहां पर बुरा हो गया। कर्क लग्न की कुंडली में हमेशा हर किसी के लिए गुरु बुरा फल नहीं देता है, लेकिन यदि ये गुरु अस्त हो गया और क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से बुरा फल देगा। तो गुरु ने इन्हें ऊंचा तो उठाया, राहु की महादशा के बाद गुरु ने इन्हें ऊंचा तो उठाया, लेकिन ये फिर भी ये 16 वर्ष ये काफी परेशान रहे, क्योंकि गुरु यहां अस्त है, छठे भाव का स्वामी है और अष्टमेश शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए राहु केतु की वजह से नहीं, काल सर्प दोष की वजह से नहीं, गुरु की वजह से। अब गुरु के बाद 16 वर्षों की महादशा के बाद शनि की महादशा शुरू हुई। शनि, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सप्तमेश और अष्टमेश है, इस कुंडली का सबसे बुरा ग्रह है और अष्टम भाव में बैठा भी है, तो वो अष्टम भाव का फल करेगा और सप्तम मारक भाव का भी फल करेगा। तो शनि की महादशा में उसमें भी ये ठीक तो नहीं रहे, लेकिन शनि की महादशा गुरु से भी बहुत अच्छी महादशा इनकी गुजरी और गुजर रही है, अभी भी चल रही है। तो शनि की महादशा इनकी अब तक के जीवन में सबसे अच्छी महादशा रही है। ये बहुत हाईएस्ट पोस्ट में रहे हैं, लेकिन ये परेशान जरूर रहे हैं, आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहे हैं, और उसका कारण स्पष्ट इस कुंडली में नजर आता है। शनि की दृष्टि द्वितीय यानी धन भाव पर है और शनि की दृष्टि यहां धन भाव के स्वामी सूर्य पर है। ये सूर्य यहां पर केवल 2 अंश का है। सूर्य यहां पर यह कहा जाएगा या दिखाई पड़ता है कि सूर्य यहां अपनी उच्च राशि में स्थित है, धन भाव का स्वामी होकर, और कर्म भाव में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने प्रयास से धन अर्जित करेगा, लेकिन शनि ने बंटा धार कर दिया। शनि सूर्य और धन भाव यानी द्वितीय द्वितीयेश दोनों पर शनि की दृष्टि है। यदि ये कर्क लग्न ना होती, यदि ये शनि यहाँ अष्टमेश ना होता और फिर ये द्वितीय भाव या द्वितीयेश को देखता, तो बुरा तो तब भी करता, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से पापी और क्रूर ग्रह है, लेकिन इतना बुरा नहीं होता। ये अष्टमेश होने के कारण ज्यादा बुरा है,
और फिर ये अष्टम भाव में बैठा भी है। तो अष्टमेश की बुराई को, अष्टम भाव में जो कमियां हैं, उन कमियों को ये धन भाव पर और धनेश पर डाल रहा है। तो जब शनि की दृष्टि द्वितीय और द्वितीयेश पर पड़ेगी तो धन कैसे होगा? नहीं हो सकता है। फिर इतना ही नहीं है, गुरु इस कुंडली के छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव कर्ज का भाव कहलाता है। अब ये गुरु सूर्य के साथ स्थित है। गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, इसलिए इनका जीवन चलता तो रहा है, चल भी रहा है। लेकिन ये गुरु चूंकि छठे भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ स्थित है, तो छठे भाव का जो कर्ज का भाव कहलाता है, कर्ज भी साथ में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि ये बुरा प्रभाव डाल रहा है सूर्य पर। गुरु, शनि की दृष्टि तो है ही, गुरु भी बुरा प्रभाव डाल रहा है सूर्य पर, और बुध भी बुरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि बुध इस कुंडली का द्वादश भाव और तृतीय भाव का स्वामी है। तो इसलिए आर्थिक रूप से इन्हें सबल नहीं होने दिया शनि ने, काल सर्प दोष ने नहीं। यहां पर काल सर्प दोष का कहीं कोई रोल नहीं है। अब शनि यहां पर देखिए, शनि की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय का भाव है, नौकरी या व्यवसाय का भाव है। तो जब अष्टमेश की शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो इस दृष्टि का सीधा सा अर्थ है कि कार्य या व्यवसाय में बाधा, बीच बीच में बाधा उत्पन्न करेगा ये शनि। ये प्राइवेट सेक्टर में थे और बार बार इस शनि की वजह से इनकी नौकरी छूटती रही। तो ये शनि का रोल था, काल सर्प दोष का कोई रोल नहीं था यहां पर, क्योंकि शनि ने इनकी नौकरी को कभी भी स्टेबल नहीं रहने दिया। दूसरी बात, द्वादश भाव का स्वामी बुध जब दशम में स्थित होगा और वो भी पीड़ित होगा शनि के द्वारा, तो ये बुध भी यही कार्य करेगा, ये भी कार्य व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न करेगा। गुरु छठे भाव का स्वामी, छठा भाव हानि का भाव है, अभाव का भाव है। हालांकि छठे भाव को नौकरी का भाव भी कहा जाता है, लेकिन अगर ये गुरु यहां पर अस्त हो गया और शनि के द्वारा पीड़ित हो गया तो ये गुरु भी बुरा प्रभाव डालेगा। तो गुरु की वजह से भी इन्हें जीवन भर अपनी नौकरी व्यवसाय में परेशानियां उठानी पड़ी। तो ये काल सर्प दोष का कोई यहां रोल नहीं था। ग्रह जिस तरह से जो स्थित हैं उनकी वजह से ऐसा है। अब मैंने अभी इसके पहले भी बताया है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट में रहे हैं, उसका कारण भी साफ नजर आता है। नवमेश दशमेश का स्थान परिवर्तन है गुरु और मंगल का। नवमेश दशम भाव में स्थित है और दशमेश नवम भाव में स्थित है। ये एक बहुत ही अच्छा शानदार राजयोग कहलाता है, लेकिन इनकी कुंडली में ये राजयोग केवल 30% रह गया, इसलिए कि गुरु अस्त है और शनि के द्वारा पीड़ित है। तो अस्त ग्रह अपने पूर्ण फल नहीं दे पाता है, और वो भी तब जबकि वो अष्टमेश के द्वारा पीड़ित भी हो। तो 30% केवल उस राजयोग का फल इन्हें मिला और इसलिए ये हाईएस्ट पोस्ट में जा सके और इनका अच्छा नाम भी हुआ, क्योंकि दशम भाव प्रसिद्धि का भाव भी है और सूर्य यहाँ पर जो सम्मान का कारक है, मान सम्मान का कारक, वो सूर्य यहाँ उच्च राशि में स्थित है।
तो यहां पर राहु केतु के काल सर्प दोष की कोई भी भूमिका नहीं है। ऐसी कुंडलियां, मैं 30 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में हूं और अक्सर ही ऐसी कुंडलियां मेरे सामने आती रहती हैं और मैंने कभी भी राहु केतु का कोई भी काल सर्प दोष का कोई रोल नहीं देखा है। राहु केतु बुरे ग्रह हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में बुरा फल देंगे जैसे दूसरे अन्य ग्रह। लेकिन काल सर्प दोष जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, ज्योतिष में नहीं है, ये सब मनगढ़ंत है। इसी तरह से केवल काल सर्प दोष ही नहीं, अब यहाँ पर इस काल सर्प दोष का अभी ताजा उदाहरण देखिए, पिछले वर्ष का 2021 का 12 जनवरी 2021 से लेकर 23 जनवरी 2021 तक पूर्ण काल सर्प योग था। सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में थे। 12 जनवरी से 23 जनवरी यानी 12 दिन। इसके बाद केवल एक ग्रह चंद्रमा वो राहु केतु से बाहर हो गया और फिर पूरी परिक्रमा करके 1 महीने में वापस वो चंद्रमा फिर इनके बीच में आ गया। तो दोबारा फिर ये 8 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच दोबारा ये काल सर्प बन गया। यहां भी ये 12 दिन रहा। यह काल सर्प दोष 12 दिन जनवरी में और 12 दिन फरवरी में पिछले वर्ष यानी 2021 में रहा। 12 दिन, एक दिन में दुनिया में 3.5 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। केवल भारत में ही 65,800 बच्चे जन्म लेते हैं। तो 12 दिन में पूरी दुनिया में 42 लाख बच्चों ने जन्म लिया और ये फिर दूसरी बार 12 दिन तो फिर 42 लाख, तो 84 लाख बच्चों ने जन्म लिया 1-1.5 महीने के दौरान। तो इसका मतलब यह है कि सभी लोगों पर काल सर्प दोष आ गया। अब वो सब बर्बाद रहेंगे, उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद रहेगा जब तक कि वो अनुष्ठान या उपाय ना करवाएं। अब यहाँ पर अनुष्ठान और उपाय की जहाँ तक बात है, तो जिनके पास पैसा है वो तो करवा भी लेंगे और जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, वो नहीं करवा सकते हैं, तो वो जीवन भर बर्बाद रहेंगे। तो फिर ये तो ईश्वर का बड़ा अन्याय हो गया कि जिनके पास पैसा नहीं है वो काल सर्प दोष का उपाय नहीं कर सकते हैं। तो ये काल सर्प दोष केवल यही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शनि की 7.5 एक, मैं इसे झूठा नहीं कहता, ये सत्य है, लेकिन इनके बोलने का ढंग अलग है, ये डरवाते हैं। 7.5 सभी की बुरी नहीं होती है, मैं इस पर फिर कभी बात करूंगा। 7.5 में लोगों ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, बहुत तरक्की की है, तो मैं इस पर फिर कभी बात करूंगा। इसी तरह पितृदोष, हर 2-4 व्यक्ति की कुंडली के बाद ये पितृदोष बता देते हैं सभी को, जबकि पितृदोष बहुत सारे ज्योतिषियों को पता ही नहीं है कि पितृदोष बनता कैसे है और उसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, क्यों बनता है। लेकिन भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषि पराशर, जैमिनी आदि लोगों ने कहीं भी पितृदोष का कोई जिक्र नहीं किया है। पितृशाप का जिक्र आता है, मातृशाप, पितृशाप, भातृशाप, उसका जिक्र आता है,
लेकिन वहां पर राहु की कोई भूमिका नहीं है। तो पितृदोष है, फिर ग्रहण दोष। जहां इन्होंने राहु केतु के साथ में सूर्य या चंद्रमा को देख लिया तो ये तुरंत कह देते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, उपाय करवाइए, अनुष्ठान करवाइए। जबकि ग्रहण ऐसे नहीं पड़ता है। चंद्रमा प्रत्येक माह राहु केतु से होकर गुजरता है, तो इसका मतलब है कि फिर हर महीने चंद्र ग्रहण पड़ना चाहिए, वो क्यों नहीं पड़ता है। सूर्य हर वर्ष राहु केतु से होकर गुजरता है, उन्हीं अंशों से होकर गुजरता है, लेकिन हर वर्ष सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है। लेकिन ज्योतिषियों को क्या, पब्लिक को तो कुछ मालूम नहीं है। तो जहां भी उन्होंने राहु केतु के साथ में सूर्य या चंद्र को देख लिया, वहीं पर ग्रहण दोष बता देते हैं। इसी तरह मांगलिक दोष। मांगलिक दोष, ये शब्द भयावह शब्द हैं, इनका उपयोग मैं कभी नहीं करता। मांगलिक दोष भी एक रियल है, सच्चाई है उसमें, लेकिन बिल्कुल वैसा ही जैसे शनि, जैसे मंगल या राहु केतु, ये हमारी कुंडली में 4 ही तो शुभ ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र बुध चंद्र। वो भी 2 ग्रह बुध और चंद्र वो हमेशा शुभ नहीं होते हैं, शेष तो अशुभ ग्रह ही हैं। तो अशुभ ग्रहों को एक ग्रह के रूप में लिया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। इनकी जगह पर ये जो भयावह शब्द इन्होंने ईजाद किए हैं, ये गलत है। इन्होंने हथियार बना लिया है ऐसे ऐसे शब्द, मांगलिक दोष। ऐसा लगता है कि अब उसकी हत्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। मंगल एक बुरा ग्रह है तो बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन हमेशा हर जगह नहीं। वो अगर किसी की कुंडली में 7वें भाव में बैठा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके जीवन साथी को मार ही देगा। लेकिन इन्हें तो डरवाने से मतलब है, और डर के नाम पर अनुष्ठान, उपाय के नाम पर पैसा कमाने से मतलब है। तो ऐसे ही 7.5 पितृदोष, मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, ये भयावह रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो गलत है। राहु काल सर्प दोष, इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है इसका, काल सर्प दोष का। तो इससे आज से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। काल सर्प दोष जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।